आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, जीएस विजन के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह। हमने शुरू की थी संघ की कार्यपालिका सीरीज़ और संघ की कार्यपालिका सीरीज़ में हमने पहले राष्ट्रपति शुरू किया था। राष्ट्रपति कौन होगा, निर्वाचन कैसे होगा, महाभियोग कैसे आएगा, हम सब पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां हम सारी पढ़ चुके हैं और लास्ट में राष्ट्रपति की शक्तियां बची हैं आपातकालीन शक्तियां, यानी कि इमरजेंसी पावर। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक दी गई हैं। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल ये आपका अनुच्छेद 352 में है। डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन ये राज्यों में लगता है। राष्ट्रपति शासन इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी कहते हैं। ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356। और तीसरा आपका है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। ये है अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 में। तो ये भारतीय राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियों में 3 शक्तियां हैं। पहली आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा होगा वित्तीय आपातकाल। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, कौन लगाता है, क्या इम्पैक्ट होते हैं इसके और इसको कैसे वापस ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। व्हाट इज अ नेशनल इमरजेंसी? देखिए, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊं राष्ट्रीय आपातकाल की बात लेकर, तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, पहली बात तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपातकाल लगने का आधार, यानी कि किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, किस बिहाफ पे। तो अगर आधार की बात करूंगा तो पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार है आपका आंतरिक अशांति, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार दिए गए हैं। पहला युद्ध, दूसरा बाह्याक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम किसी युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो इसकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति करेंगे। बाह्याक्रमण, अगर आप पर कोई आक्रमण कर दे तो। आंतरिक अशांति मतलब देश में डिस्टर्बेंस फैल जाए, आंतरिक अशांति आ जाए, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था, जिसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और आंतरिक अशांति के आधार पे जो था, इस आधार को हटाकर यहाँ पर एक नया आधार लेके आ गए, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आर्म्ड रिबिलियन, सशस्त्र विद्रोह। तो यानी कि मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कितने आधार थे? 3 आधार थे, युद्ध, बाह्याक्रमण और आंतरिक अशांति। वर्तमान में आंतरिक अशांति के स्थान पे क्या आ चुका है? आपका सशस्त्र विद्रोह आ चुका है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अब मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल में जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी मैक्सिमम संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुए हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हुए हैं। बस एक संविधान संशोधन जो था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ है। अदरवाइज मैक्सिमम संशोधन नेशनल इमरजेंसी में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुए हैं। जब इंदिरा गांधी सरकार के समय 2 आपातकाल लगे थे, एक तो 1971 से पाकिस्तान के संग जब पाकिस्तान ने बाह्याक्रमण किया था उस आधार पर, और दूसरा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। ये दोनों आपातकाल 1977 तक चले। 1977 के बाद जनता पार्टी
सरकार आई और जनता पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल में बहुत सारे संशोधन किए। 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978। ये तो बात थी कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगेगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ध्यान रखना, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसकी घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेगा। यह बात आप ध्यान रखना, यानी कि राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करते समय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह लेगा। यहां पर दो प्रश्न और बनते हैं कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। देखिए, मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है, मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय होता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में बहुत सारे अंतर हैं। इन अंतर की बात मैं तब करूंगा जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति लिखित सलाह पर करेगा, मंत्रिमंडल की नहीं, मंत्रिपरिषद की नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेगा। पहली बात। दूसरी बात, इस पॉइंट को भी जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जब 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा था, तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार के मंत्रियों को नहीं पता कि आपातकाल लग गया है। मंत्री सुबह सुबह उठे, घर का पर्दा हटाया तो पता लगा कि बाहर आपातकाल लगा हुआ है। तो मतलब आपातकाल राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, खाली एक व्यक्ति की सिफारिश पर। वो व्यक्ति कौन था? प्रधानमंत्री। तो अब आगे बोला गया है कि अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब भी होगी वो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की कहने पर नहीं, मंत्रिमंडल की कहने पर करेगा, और वो भी मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 3 आधार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेगा। अगला और तीसरा सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहां लगेगा, यानी कहां लगता है? देखिए, इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में लगा सकते हैं या देश के किसी भाग में भी लगा सकते हैं। ध्यान से समझिए, राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश में भी लगा सकते हैं या देश के किसी भाग पर भी लगा सकते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल को अंडमान निकोबार, पांडिचेरी और लक्षद्वीप में लगा सकते हैं, पूरे देश में न लगाकर। तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लगा सकते हैं और भारत के किसी भाग में भी लगा सकते हैं। और यही 42वां संविधान संशोधन 1976 ये बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश से वापस भी ले सकते हैं या देश के किसी पर्टिकुलर पार्ट, किसी निश्चित स्थान से भी वापस ले सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश में या देश के किसी भाग में की जा सकती है। इसे वापस पूरे देश से या देश के किसी भाग से ले सकते हैं। चौथा पॉइंट, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई तो घोषणा के 2 माह के अंदर यह संसद से पारित होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 2 माह के अंदर संसद से पारित होना चाहिए। और कैसे पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत से, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से। 2 माह के अंदर संसद से पारित हो जाए, साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी। इसमें भी चेंज हो चुका है। 44वां, वही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ये बोलता है कि अब घोषणा के 1 माह के अंदर संसद से पारित होगा। पहले कितना था? 2 माह, अब कितना कर दिया? 1 माह। पहले क्या था कि जब पारित होगा तो कैसे पारित होगा? साधारण बहुमत से। अब बोला कि जब पारित होगा तो विशेष बहुमत से पारित होगा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पारित होगा। तो मतलब मूल संविधान में प्रावधान था कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद से 2 माह के अंदर पारित होना चाहिए और साधारण बहुमत से पारित होगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल संसद से 1 माह के भीतर पारित होगा और विशेष बहुमत से पारित होगा। अब यहां पर 2 सवाल और ध्यान रखना अब कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल संसद से पारित करना है, 1 माह के भीतर पारित करना है, और माना कि उस दौरान लोकसभा भंग चल रही है, जब पारित करना था, मानिए उस दौरान लोकसभा भंग चल रही है, तो ध्यान दीजिए कि 1 माह के अंदर राज्यसभा इसे पारित कर दे। राष्ट्रीय आपातकाल संसद से 1 माह के भीतर पारित होना था। कंडीशन ये है कि लोकसभा भंग चल रही है, कोई बात नहीं, राज्यसभा इसे 1 माह के अंदर पारित कर दे
और जब लोकसभा आ जाएगी, यानी कि जब नई लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो अपने चुनाव की तारीख से, यानी कि जब नई लोकसभा आ जाएगी तो लोकसभा अपनी तारीख से 1 महीने के अंदर अंदर इसको पारित करेगी। अगर लोकसभा भंग चल रही है तो राज्यसभा पारित कर दे, जब नई लोकसभा आएगी तो वो आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इसको पारित करेगी। पहली बात। दूसरी बात, पहले ये कैसे पारित होता था? साधारण बहुमत से। अब किससे पारित होता है? विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए लोकसभा में कुल मेंबर 550 मान लेता हूं मैं, मान लीजिए मोटा मोटा कि जो कुल मेंबर हैं वो 550 हैं। तो पहले साधारण बहुमत से पारित होता था। साधारण बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का साधारण बहुमत। मान लीजिए कि 550 के 550 आए हैं बटे 2, तो ये आ गया आपका 275 और एक कितना आ गया? 276 आ गया, 276। वैसे कायदे से क्या होता है रियलिटी में कि माना कि लोकसभा के कुल मेंबर 550 हैं, 550 में से 50 लोग नहीं आए आज, और आए कितने हैं? 500। तो 500 लोग आए हैं और 500 लोग वोट कर रहे हैं, तो 500 का आधा प्लस 1 यानी कि 250 और एक आ गया 251। ये है आपका साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। तो यानी कि सिंपल मेजोरिटी क्या होगा? जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं उनका आधे से अधिक। मैं फिर बोल रहा हूं, जो प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उनका आधे से अधिक क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी होगा। लेकिन अब बोला कि अब किससे पास होगा? विशेष बहुमत से। अब देखिए विशेष बहुमत क्या होगा कि मान लीजिए कि कुल मेंबर 550 हैं और 550 में से हम ये मान लेते हैं कि लगभग 40 मेंबर नहीं आए। मान लीजिए कि लगभग 40 मेंबर नहीं आए, तो आए कितने हैं? 510। तो वोट कर रहे हैं 510। अगर ये सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत होता तो मैं आधा करता, लेकिन विशेष बहुमत में होता है 2/3 यानी कि 2/3। अगर ये साधारण बहुमत यानी कि पहले वाला प्रोसेस होता तो मैं आधा करता, 510 बटे 2 + 1, लेकिन विशेष बहुमत मत का मतलब होता है 2/3 यानी कि 2/3। तो 510 का 2/3, 3 से मैं कर लूँ, ये आ गया आपका 170, यानी 170 दूनी कितना है? 340, यानी कि 340 लोगों से पास होना जरूरी है। 340 लोगों से पास होना जरूरी है, ये कहने की बात यह है। यानी कि 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है 66% लगभग, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है लगभग 50%। तो पहले पास किससे होता था? सिंपल मेजोरिटी से, और अब पास किससे होता है? तो स्पेशल मेजोरिटी से यानी कि विशेष बहुमत से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे बात को। अगर मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर लोकसभा भंग चल रही है तो राज्यसभा इसे पारित कर दे, और जब लोकसभा नहीं आ जाएगी तो नई लोकसभा अपने गठन की तारीख से 1 महीने के अंदर अंदर इसको पारित करेगी। अब जी इसको वापस कौन ले सकता है? इसको वापस से राष्ट्रपति ले सकता है। विशेष ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस राष्ट्रपति ले सकता है या लोकसभा ले सकती है, यह भी ध्यान रखिए। मैंने ये नहीं बोला संसद ले सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को वापस कौन ले सकता है, लोकसभा या संसद? अगर संसद बोलूंगा तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई, तो याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल को वापस सिर्फ लोकसभा ले सकती है, सिर्फ लोकसभा, संसद नहीं। या तो राष्ट्रपति या फिर कौन ले सकता है? लोकसभा। इसका भी एक नियम है। अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है यानी कि सेशन चल रहा है, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप में ये लोकसभा स्पीकर को बोले कि भाई जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको वापस लेना है, इस पर डिस्कशन करते हैं। यानी कि अगर सत्र चल रहा है तो 1/10 सदस्य लिखित रूप में लोकसभा स्पीकर को अपना ज्ञापन सौंपे। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो यही 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे। सत्र चल रहा है तो लोकसभा स्पीकर को आप ज्ञापन सौंपें, नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को सौंपें। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा की बैठक बुलाएगा। राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर लोकसभा की बैठक बुलाएगा, लोकसभा बैठेगी और राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकती है, लेकिन लोकसभा को एक विधेयक पारित करना पड़ेगा। वो विधेयक पारित होगा साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। ध्यान रखना, साधारण बहुमत मतलब क्या होगा? आधे से अधिक। इसमें भी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले यह विशेष बहुमत था, अब इसे कर दिया गया साधारण बहुमत, यानी कि लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल को सिंपल मेजोरिटी से वापस ले सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का अधिकार किसके पास हो गया? एक राष्ट्रपति और दूसरा लोकसभा।
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या है, यानी कि इफेक्ट्स। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, द मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला अनुच्छेद 358 ये बोलता है, 358 में लिखा गया है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है, वैसे 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण आधार पर लगा है तो आपका मौलिक अधिकार 19 आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, ये बात समझ लेना। पहले क्या था कि पहले यह था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ये प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 19 जो है वो खाली युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही अगर आपातकाल लगेगा तो स्वतः निलंबित होएगा, यानी कि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अनुच्छेद 359, राष्ट्रपति चाहे तो सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो सारे मौलिक अधिकार, इनकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। यह भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति चाहे तो सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। यह जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। तो पहली बात क्या थी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन ये बोलता है कि अगर सशस्त्र विद्रोह और या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। 359 ये बोलता है कि राष्ट्रपति चाहे तो सारे मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 भी निलंबित हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। ये प्रावधान जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 1978। तीसरा, जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें वो केंद्र के अधीन आ जाएंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो केंद्र के अधीन आ जाएंगी, और जो भी राज्य सूची के विषय हैं, जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून अब केंद्र बनाएगा। ये साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 250 आर्टिकल 250। अनुच्छेद 250 से बोलता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो याद रखना, राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाएगा। आप सभी पॉलिटी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य बनाता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य नहीं बनाएगा, केंद्र बनाएगा। कि जो संघ सूची का विषय है उस पर कानून तो केंद्र बनाएगा ही बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर भी कानून जो है वो केंद्र ही बनाएगा। यूपीएससी एक बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछ सकता है। वो सवाल क्या है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जब राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। आप अगर पिछली सीरीज पूरी पढ़े हैं तो मैंने अध्यादेश पढ़ाया था आपको, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का। राष्ट्रपति उन मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है। राज्यपाल उन मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों में राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, जिस पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन राष्ट्रपति भी राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सी कंडीशन में? अनुच्छेद 250। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। तो जिस विषय पर कानून केंद्र बना सकता है उस विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो मैं सवाल पूछूं कि राष्ट्रपति किस कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हो, अनुच्छेद 250 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। एक और बात, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाता है, यानी कि सेंटर बनाता है। लेकिन अगर राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र ने बनाया है और राष्ट्रीय आपातकाल वापस ले लिया गया,
राष्ट्रीय आपातकाल उसके बाद वापस ले लिया गया। तो जिस तारीख को राष्ट्रीय आपातकाल वापस लिया गया है उस तारीख के 6 महीने तक या 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने तक वो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। क्योंकि कानून केंद्र ने बनाया था, राज्य सूची के विषय पर बनाया था, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। लेकिन अब आपातकाल वापस ले चुके हैं तो वापस लेने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर विदिन 6 मंथ्स या 6 महीने तक वो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। 6 महीने बाद केंद्र का कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य ही बनाएगा। चौथा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती, भंग नहीं होती। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, लोकसभा कार्यकाल पूरा हो गया तो याद रखना, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा एक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा एक बिल पास करे और अपना कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकती है। ध्यान देना, 1 साल बढ़ा सकती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और लोकसभा कार्यकाल पूरा हो चुका है तो लोकसभा एक सिंपल बिल पास करके अपना कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकती है। 1 साल पूरा हो गया, अभी भी आपातकाल लगा है तो लोकसभा अपना कार्यकाल 1 साल और बढ़ा सकती है। इस प्रक्रिया को लोकसभा बार बार दोहरा सकती है। मतलब एक लोकसभा अपना कार्यकाल कितना भी कर सकती है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो, लेकिन एक बार प्रस्ताव पारित होने पर कार्यकाल 1 साल ही बढ़ेगा। बट अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और किसी लोकसभा ने अपने कार्यकाल को बढ़ाया है और राष्ट्रीय आपातकाल वापस ले लिया जाता है तो जिस तारीख को राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया गया है उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर नई लोकसभा के चुनाव होंगे। नई लोकसभा के चुनाव होंगे। माना कि आज लोकसभा अपना कार्यकाल 1 साल फिर बढ़ा लेती है, 4 दिन बाद राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लिया जाता है तो याद रखना 4 दिन बाद जब राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जाएगा उस तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर नई लोकसभा के चुनाव होंगे। क्योंकि इस लोकसभा का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका था, ये तो टेम्परेरी अपना कार्यकाल बढ़ा रही थी 1-1 साल। ये थे राष्ट्रीय आपातकाल के मुख्यतः 4 जो प्रभाव थे। ये मेनली 4 प्रभाव होते हैं नेशनल इमरजेंसी के। क्या राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? सवाल ये उठता है। जी हाँ, आप राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए केस आया था, माखन केस आया था 1964 में, माखनलाल केस 1964। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल को लगाता है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1964। 38वां संविधान संशोधन 1975 संसद ने किया इंदिरा गांधी सरकार के समय और प्रावधान किया कि राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आप राष्ट्रीय आपातकाल को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी सरकार गई, जनता पार्टी सरकार आई। जनता पार्टी सरकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में लेके आई और उसने बोला कि राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं तो जवाब है यस, दे सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आप इसको चुनौती दे सकते हैं। आज तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला 1962 जब चीन ने आक्रमण किया था तो इस आपातकाल का आधार था बाह्य आक्रमण। आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई जो 1968 तक चला। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1971 में हुई, 1971 जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इसका आधार भी बाह्य आक्रमण था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी थे। 1971 में घोषणा होगी और ये जो है ये 1977 तक चलेगा। तीसरी बार आपातकाल लगा था 1975, आधार था आंतरिक अशांति।
प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये आपातकाल भी 1977 तक चला, यानी कि 1975 से 1977 तक भारत में 2 आपातकाल लग रहे थे। एक तो जो 71 में लगा था बाह्य आक्रमण के आधार पे, वो चल रहा था, और दूसरा 75 में लगा आंतरिक अशांति के आधार पर। एक और प्रावधान आप ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है और संसद उसे पारित कर देती है, ये पॉइंट आपका बीच में छूट गया, इसको लास्ट में ऐड कर लीजिए आप। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है और संसद उसे पारित कर दे, संसद को पारित कितने महीने में करना होता है? 1 महीने के अंदर। कैसे पारित करना होता है? विशेष बहुमत से करना होता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो संसद ने अगर एक बार पारित कर दिया तो 6 महीने के लिए लगता है, ध्यान रखना, 6 महीने के लिए। दोबारा लगाना है तो दोबारा संसद फिर पारित करे, फिर 6 महीने, फिर पारित करे, फिर 6 महीने, फिर पारित करे, फिर 6 महीने। तो मतलब हर 6 महीने बाद पारित करवा के आप राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित समय तक के लिए लगा सकते हैं। ये भी संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। इससे पहले क्या था कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार संसद से पारित हो गया तो अनिश्चित समय के लिए लग गया, तब तक जब तक उसको वापस ना ले लें। अब प्रावधान क्या है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा एक बार हो गई तो 1 महीने के अंदर संसद से पारित होगा, विशेष बहुमत से पारित होगा। एक बार पारित तो 6 माह के लिए लग जाएगा, और दोबारा फिर लगाना है तो 6 माह बाद फिर पारित करना पड़ेगा। वर्तमान कंडीशन ये है। ये था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल प्रावधान भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, राष्ट्रपति की इसमें शक्ति क्या है ये भी पढ़ा चुका हूँ। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। थैंक यू वेरी मच।